टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब कि बॉडी में अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग की जो प्रोसेस होती है उसको वुंड हीलिंग बोला जाता है। हीलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉयड टिश्यूज को हटा के लिविंग टिश्यूज का रिप्लेसमेंट करती है, ठीक। और ये जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होता है रीजनरेशन और एक होता है रिपेयर। तो रीजनरेशन अगर देखा जाए तो रीजनरेशन की प्रोसेस में रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू बाय टिश्यू सिमिलर टाइप, मतलब कि अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो उस चोट लगी हुई जगह पे सिमिलर टिश्यू, सेम टिश्यूज, जो टिश्यूज डिस्ट्रॉय हुए हैं उन्हीं सेम टिश्यूज का रिप्लेसमेंट किया जाता है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सराउंडिंग अनडैमेज्ड स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब कि जो आपके पास में अनडैमेज्ड सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करके जो डैमेज्ड टिश्यू है उनको रिप्लेस कर देते हैं और वापस से सेम टाइप के टिश्यूज वहां पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उसको रीजनरेशन की प्रोसेस बोली जाती है। अब रीजनरेशन की प्रोसेस अगर बॉडी में देखी जाए तो पेनक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइन 3 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो डोनेशन, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो पेनक्रियाज और लिवर और इंटेस्टाइन 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका हाफ पार्ट अगर आप डोनेट कर देते हैं तो ये वापस से रीजनरेट कर सकते हैं बाय द सेम टिश्यू। देन आता है रिपेयर। रिपेयर मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू बाय ग्रैन्युलेशन टिश्यू। रिपेयर की जो कंडीशन होती है उसमें रिप्लेसमेंट होता है, जो लॉस्ट टिश्यूज का रिप्लेसमेंट होता है वो ग्रैन्युलेशन टिश्यूज से होता है, फॉलोड बाय फाइब्रोसिस एंड स्कार। अब क्योंकि ये सेम टिश्यूज से रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अदर टाइप के टिश्यूज से रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे स्कार फॉर्म हो जाता है, मतलब कि आपको मार्क बना रह जाता है। दिस अकर्स व्हेन द सराउंडिंग स्पेशलाइज्ड सेल डू नॉट पजेस द कैपेसिटी ऑफ टू प्रोलिफरेट। ये कब होता है, जब आसपास की जो सेल्स होती हैं वो कैपेसिटी लूज कर चुकी होती हैं प्रोलिफरेशन की। जैसे कि इसमें रीजनरेशन में देखा जा रहा था कि जो आसपास की जो सेल्स होती हैं वो सेम प्रोलिफरेट करके जो है सेम टिश्यू बना के उसको रीजनरेट कर रही थी, लेकिन रिपेयर में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जो आसपास की अनडैमेज्ड सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी खो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे टिश्यूज से हीलिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्कार फॉर्म हो जाता है वहां पे। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो वापस से नहीं बनाई जा सकती। मसल्स का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अगर किसी की मसल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वहां पे स्कार फॉर्म हो जाता है ऑफ टिश्यू सच एन एक्सटेंट दैट प्रोलिफरेशन डिस्ट्रक्शन neurons, muscles or destruction of the tissue due to such an extent that proliferation of surrounding undamaged cells cannot make good the loss। ठीक है, मतलब कि आसपास की जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करके लॉस को वापस से रिपेयर नहीं कर सकती हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ वुंड्स। तो जो वुंड्स के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड और क्रश्ड वुंड। ठीक, तो इंसीज्ड वुंड जो होता है कॉज्ड बाय अ शार्प नाइफ और ग्लास। अगर कोई नाइफ और ग्लास से कट लगता है तो वो एकदम क्लीन, शार्प और क्लियर दिखाई देता है। तो जो क्लीन कट दिखाई देता है उसको इंसीज्ड वुंड बोला जाता है। लेसरेटेड वुंड अगर देखा जाए तो कॉज्ड बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हैव जैग्ड एजेस, मतलब कि ये क्लीन लाइंस दिख रही थी आपको क्लीनली दिख रहा था, शार्प एज कट। लेकिन जो लेसरेटेड वुंड होता है वो उसमें एजेस होती हैं, मतलब कि जैग्ड एजेस होती हैं, उसका कोई पर्टिकुलर शार्प आप कट देख नहीं सकते हैं। देन आता है पेनिट्रेटिंग वुंड, सिमिलर टू इंसीज्ड वुंड एक्सेप्ट दैट इट्स डेप्थ इज मोर। अब इंसीज्ड वुंड में क्या हो रहा था कि क्लियर कट दिखाई दे रहा था पर उसकी जो डेप्थ थी वो कम थी, लेकिन पेनिट्रेटिंग वुंड में क्या होता है, क्लियर कट तो दिखाई देता है लेकिन इसकी डेप्थ जो होती है ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंसीज्ड वुंड। देन 4th आता है क्रश्ड वुंड। तो क्रश्ड वुंड जो होता है अकर ड्यू टू इंडस्ट्रियल, रोड ट्रैफिक एंड वॉर इंजरीज। क्रश्ड वुंड क्या होते हैं कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट पूरी तरीके से क्रश हो चुका होता है उसको क्रश्ड वुंड बोलते हैं। ये मैक्सिमम इंजरीज देखी जाती है इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या फिर कोई वॉर इंजरी में, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में अगर किसी को के साथ होता है तो उसको क्रश्ड इंजरीज में रखा जाता है। फिर इसमें आता है कि सर्जरी के केस में ऐसा देखा जाता है कि जब माइनर आपकी कोई चोट लगी होती है या किसी तरीके के वुंड होते हैं तो उनमें आपको सूचरिंग करके
सूचरिंग करके उस सूचरिंग कर दिया जाता है तो फिर वुंड हीलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। लेकिन एक पुरानी कहावत है सर्जरी में जिसके तहत ये बोला जाता है व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग द स्किन टुगेदर और देयर इज एनी डाउट अबाउट वायबिलिटी ऑफ टिश्यू विद इन द वुंड देन इट इज बेटर टू नॉट क्लोज द वुंड। अगर बहुत ज्यादा एजेस जो है वुंड जो है बहुत बड़ा हो गया है या फिर आपको स्किन को टुगेदर लाने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई ऐसा इंजरी हुई है जिसमें आपको टिश्यूज की वायबिलिटी पे डाउट हो कि ये आगे मतलब ये डेड हो चुके हैं या फिर वापस से रीजनरेट नहीं हो सकते, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसमें सूचर्स नहीं लगाए जाते, उसको ओपन छोड़ दिया जाता है, उसको क्लोज नहीं करना चाहिए। देन आता है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। Healing by first intention when a wound is sutured primarily with clipped sutures or adhesive material, the wound healing occurs with minimum scarring and is known as healing by first intention। तो जो healing की first intention होती है उसमें अगर देखा जाए तो किसी को अगर कोई चोट लगी है उसमें अगर आपने सूचरिंग कर दी या किसी भी प्रोसेस से आपने सूचरिंग की उसकी वुंड में, तो जो हीलिंग होती है उसमें मिनिमम स्कारिंग होती है। मिनिमम स्कारिंग मतलब कि वो जो स्कार है वो बहुत कम आएगा बॉडी पे। फिर हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन अगर देखा जाए, हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन में व्हेन देयर इज इररिपेयरेबल स्किन लॉस और वुंड इज बिकम इन्फेक्टेड एंड ब्रेक्स ओपन। जब स्किन लॉस बहुत ज्यादा हो गया हो या फिर वुंड आपका जो है वो इन्फेक्टेड हो गया हो या बहुत ज्यादा टाइम तक ओपन रह गया हो, प्राइमरी सूचरिंग इज नॉट पॉसिबल, so the wound heals with more scarred tissue and takes longer time to heal. This is known as healing by second intention and ulcer is also heals in the same way. सेकेंड इंटेंशन फर्स्ट हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन में क्या होता है कि जब चोट लगती है तो उसमें सूचरिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से मिनिमम स्कारिंग होती है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कहलाता है। सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है व्हेन देयर इज इररिपेयरेबल स्किन लॉस बहुत ज्यादा हो गया हो या आपका वुंड जो है वो इन्फेक्टेड हो गया हो या फिर बहुत टाइम तक ओपन रह गया है तो उसमें प्राइमरी सूचरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, सो द वुंड हील्स विथ मोर स्कार। फिर जब वुंड जब हील करता है तो उसमें ज्यादा स्कार होते हैं, स्कारिंग की प्रोसेस हो जाती है, बड़े बड़े स्कार्स दिखने लगते हैं और इसी ये जो सेकंड इंटेंशन होता है, जो अल्सर्स होते हैं वो सेकंड इंटेंशन से हील करते हैं बॉडी में, तो वो स्कार छोड़ देते हैं। फिर आता है 5 बेसिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन वुंड हीलिंग आर। अब जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है उसमें 5 स्टेजेस देखी जाती हैं। सबसे पहले आती है इन्फ्लामेशन, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन, ग्रेनुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन और स्कार रिमॉडलिंग। तो सबसे पहली प्रोसेस अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहली प्रोसेस आती है इन्फ्लामेशन। वुंड हीलिंग में सबसे पहली प्रोसेस अगर देखी जाती है तो वो होती है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होती है जो कभी चोट लगने के टाइम पे आ जाती है जिसमें जो कि हीलिंग की प्रोसेस होती है बॉडी की। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब भी कोई जो इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में तो वो एक तरीके का प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। चोट लगने के टाइम पे अगर इन्फ्लामेशन आता है, स्वेलिंग होती है, दैट इज इसका मतलब होता है कि हीलिंग की प्रोसेस जो है बॉडी में वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर किसी इन्फेक्शन के अगर किसी चोट लगने बिना किसी चोट लगने की वजह से आपको स्वेलिंग आ रही है देन उसका मतलब होता है कि बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होता है। बॉडी आपको उस फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेलिंग की प्रोसेस करती है। तो सबसे पहले जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है वुंड हीलिंग में वो होती है जब देखा जाता है आफ्टर डिसरप्शन ऑफ टिश्यू, जब आपका जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया। तो जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है तो बॉडी में क्या होता है, जो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ये यहाँ से डैमेज हो गई है, ठीक। तो ये जैसे यहाँ पे डैमेज होगी तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड में प्रेजेंट क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एडहेरेंट हो जाते हैं। एडहेरेंट मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर कर लेंगे कि वो ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे से और ज्वाइंट होके इस जगह को फिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ब्लीडिंग रोक सकें। तो ये जो ज्वाइंट करके वो क्लॉट बनाते हैं उसको होम्योस्टैटिक प्लग बोला जाता है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल ब्लड वेसल्स।
ठीक, तो फर्स्ट प्रोसेस आपकी क्या देखी जाएगी, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं साथ में मिलके एडहेरेंट हो जाते हैं, फिर होम्योस्टैटिक प्लग बनाते हैं टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स, सॉरी, ठीक, ब्लड वेसल्स एडहेरेंट हो जाएंगे जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग को रोक देते हैं, क्लॉट बन जाता है, वहां पे होम्योस्टैटिक प्लग बोला जाता है उस क्लॉट को। देन आता है वेजो कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेजो डायलेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल में ब्लड प्रेजेंट रहेगा या ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा तो वो बहता रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले वेजो डायलेट किया जाएगा। तो वेजो डायलेशन जब होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन में ये जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, ब्लड वेसल जो है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो है हिस्टामिन रिलीज होगा, वेजो डायलेशन करेगा हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, तो जो ब्लड वेसल में फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा तो वो बाहर आने लगेगा, जो फ्लूइड है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में आने लगेगा, और ये जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में आने लगेगा तो ये जो सारा फ्लूइड निकलेगा उसमें क्या होगा, हिस्टामिन की प्रोसेस होती है ये, और जो फ्लूइड निकलेगा तो उसमें प्रोटीन और जो प्लाज्मा जो होगा वो भी लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जो भी फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल में वो सारा लीक आउट होगा, तो उसमें प्रोटीन और प्लाज्मा भी लीक आउट होगा। तो जो प्रोटीन और प्लाज्मा लीक आउट होता है, एक तो सबसे पहली चीज ये हो जाएगी, प्रोटीन और प्लाज्मा लीक आउट होता है, वो क्या करता है, प्लाज्मा जो है वो ग्रैन्युलोसाइट के साथ मिलके कैलेकिनिन एंजाइम रिलीज करता है। तो जो कैलेकिनिन एंजाइम रिलीज होगा तो वो ब्रेडिकिनिन एंड कैलेडिन प्रोड्यूस करता है। ब्रेडिकिनिन और कैलेडिन जो होती हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रेट करता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के यहाँ पे सिक्रेट होने का क्या मतलब है, जो हिस्टामिन होता है उसका एक्शन जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो अगर वो शॉर्ट एक्टिंग होगा तो एक टाइम के बाद वो वेजोडाइलेशन बंद हो जाएगा और जो वेसल्स का फ्लूइड है वो परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बाहर आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिस्टामिन का एक्शन शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो फिर जैसे ही हिस्टामिन का एक्शन जो है शॉर्ट एक्टिंग होगा, खत्म होने वाला होगा, तब तक यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट हो चुका होगा, तो हेंस प्रोस्टाग्लैंडिन्स टेक ओवर द जॉब ऑफ वेस्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन आता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। फिर यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है सिक्रेट होने लगती है, जो कि कीमोटैक्टिक रोल प्ले करेंगी यहाँ पे। ठीक, देन माइग्रेट इनटू वुंड एंड, तो ये चोट वाली जगह पे व्हाइट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट जाके इंगल्फ करेंगे, रिमूव सेल्यूलर डिब्रिस, जो कि सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है उनका जो डिब्रिस, उनका जो बचा हुआ पार्ट है उसको इंगल्फ करेंगी, एंड इंजर्ड टिश्यू फ्रेगमेंट, और जो भी टिश्यू का फ्रेगमेंट्स वहां पे रिलीज हो गए होंगे उनको इंगल्फ करेंगी। कौन करेंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। देन आती है ये इंगल्फिंग की प्रोसेस हुई। देन 8th प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा एज द ट्रांसिएंट फेज ऑफ व्हाइट सेल्स माइग्रेशन एंड्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट विद शॉर्टर लाइफ डाई। अब इसमें क्या होगा कि ये जो फेज जब चलता है, ये जो ट्रांसिएंट फेज ऑफ व्हाइट सेल्स माइग्रेशन एंड्स जब एंड कर जाता है तो ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं, क्योंकि उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, वो डाई करने लगती, मरने लगेंगी। तो जैसे ही वो ग्रेनुलोसाइट जब मरने लगती हैं तो वो एसिड हाइड्रोलेज रिलीज करती हैं, एसिड हाइड्रोलेज रिलीज करेंगी, एंड एज ग्रेन्युलोसाइट स्टार्ट डाइंग मोनोसाइट। अब वहां पे जो चोट लगती है वहां पे दो ही सेल्स देखी जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स देखी जाएंगी और मोनोसाइट्स देखी जाएंगी। अब क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो मरने लगती हैं तो मोनोसाइट्स की जो नंबर होता है वो इंक्रीज होने लगता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो मरने लगी हैं। कंटिन्यू देयर स्कैवेंजिंग एक्टिविटी फॉर वीक्स। फिर यहाँ से जो है मोनोसाइट्स जो है वो स्कैवेंजिंग की एक्टिविटी कंटिन्यू करती है। इट हैज बीन फाउंड आउट experimentally that wound healing may proceed in the absence of granulocyte and lymphocyte, but monocyte must be present to create normal fibroblast production. अब इसमें ये बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब वुंड की हीलिंग चल रही होती है तो उस पर ग्रेन्युलोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है उनकी एब्सेंस होती है, बट मोनोसाइट मस्ट बी प्रेजेंट टू क्रिएट नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन। नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन के लिए मोनोसाइट का वहां पे प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मोनोसाइट का जो नंबर है वो कम हो गया या बॉडी में मोनोसाइट्स की नंबर अगर कम है तो जो हीलिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। और क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस जो एक्सटर्नली आपको देखने को मिलती है, तो 5 यहाँ पे ऐसे वो देखे जाते हैं
सिम्टम्स देखे जाते हैं जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस या स्वेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले देखे जाते हैं। र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर और फंक्शुलेशिया जिनको बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पे रेडनेस आती है, देन टेंडरनेस आती है। टेंडरनेस का मतलब सेंसिटिविटी टू टच, अगर आप उसको टच करेंगे तो वहां पे पेन फील होगा, तो आप उसको टच नहीं कर सकते, तो उसको टेंडरनेस बोला जाता है। तो सबसे पहले आती है रेडनेस, देन टेंडरनेस, फिर हीट, उसको आप टच करेंगे तो वहां पे आपको हीट फील होगी, देन स्वेलिंग आ जाएगी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन मतलब कि अगर आप उसको टच करेंगे तो ज्यादा आपको वहां पे सेंसेशन फील नहीं होगी।